हेलो फ्रेंड्स। आज हम एसएससी के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम टीयर 2 जिसका कि पेपर 3/3/2023 माने कि 3 मार्च 2023 को था, उसके कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने 2 तारीख को जो कंप्यूटर का पेपर हुआ था उसके भी वीडियोस बना दिए हैं। आपको वो वीडियो देखने से अभी जो फोर्थ कमिंग एसएससी सीजीएल 2023 का जो टीयर 2 एग्जाम है उसमें काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। हमें पता है पिछले बार का पेपर कुछ थोड़ा सा टफ आया था, मतलब नॉर्मल एवरेज लेवल से थोड़ा सा अबव था, तो इस वजह से मुझे लगता है अगर आप ये प्रश्न पत्र देखेंगे तो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा फ्यूचर वाले एसएससी सीजीएल के और सीएचएसएल के टीयर 2 एग्जाम में। तो चलिए हम पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमारा कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल शुरू होता है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन और जो पिछले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था ये काफ़ी हद तक सिमिलर है। सम कुकीज़ आर ऑटोमेटिकली रिक्रिएटेड आफ्टर ए यूज़र हैज़ डिलीटेड देम। मतलब ये कुकीज़ बार-बार आ जाती हैं। जैसे आपने कभी मूवीज़ देखी होगी जिसमें ज़ॉम्बीज़ को गोलियाँ मारते हैं, वो गिरते हैं और फिर से आ जाते हैं। तो उस तरह की कुकीज़ जो डिलीट करने के बाद वापस आ जाएँ उसे हम ज़ॉम्बी कुकीज़ कहते हैं। थर्ड पार्टी वो कुकीज़ होती है जो अलग-अलग वेबसाइट ऑफ़र करती हैं। इसमें मसला ये होता है कि ये कई बार मैलिशियस भी होती हैं और आपके अंदर एज़ अ वायरस या एज़ अ बैकडोर टू गेट एक्सेस इनटू द सिस्टम के तौर पे भी काम करती हैं। पर्सिस्टेंट कुकी वो होती है जो आपके मतलब जब भी आप कोई नेटवर्क इंटरनेट का सेशन स्टार्ट करते हैं, कई बार आपके कंप्यूटर में कुकीज़ आती हैं, उन्हें हम सेशन कुकीज़ कहते हैं। जैसे ही आपका इंटरनेट बंद होता है वो सेशन कुकीज़ डिलीट हो जाती हैं। पर्सिस्टेंट वाले में क्या होता है, सेशन क्लोज होने के बाद मतलब इंटरनेट बंद होने के बावजूद ये आपके पर्सिस्टेंट कुकीज़ डिलीट नहीं होते हैं, रहते हैं, जबकि हो जाने चाहिए। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर था, ज़ॉम्बी कुकीज़। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइसेस इज आल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। देखिए जैसे विजुअल आ गया, विजुअल मतलब आपको जो कुछ दिखता है, दिखता किस में है, आपको मॉनिटर में दिखता है। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट का एग्जांपल हो गया आपका कंप्यूटर का स्क्रीन, जैसे कि आप मॉनिटर कहते हैं। प्रिंटर एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, वेर स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। ध्यान दीजिएगा ये भी कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है। और ट्रैक बॉल आजकल तो यूज होता नहीं, पहले के माउसेज में ट्रैक बॉल्स हुआ करते थे, ऐसे गोल से जो घूमते रहते थे जैसे जैसे आप माउस को हिलाते थे। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट आंसर है मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है इन वेब ब्राउजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग द वेब पेजेस। तो वेब ब्राउजर में कौन सी चीज होती है जो आपको वेब पेजेस दिखाने में मददगार होती है। तो देखिए वेब ब्राउजर में एक चीज होती है रेंडरिंग इंजन। रेंडरिंग इंजन का काम ये होता है कि वो HTML मतलब कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS मतलब कि कास्केडिंग स्टाइल शीट्स और जावास्क्रिप्ट्स, इन सारे के कोड को विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको दिखाता है। मतलब ये सारी की सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही होती है, लेकिन रेंडरिंग इंजन आपको एक पेज सा दिखाता है जिससे कि आपके लिए आसान हो सके उस पेज के साथ इंटरैक्ट कर पाना। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर में आपसे कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स इज ऑल्सो नोन एज लाइन प्रिंटर पोर्ट। लाइन प्रिंटर पोर्ट वो पोर्ट होता है जिससे कि आपका प्रिंटर कनेक्ट होता है। मतलब ये इस तरह का एक बड़ा सा पोर्ट होता है, ऐसा बड़ा सा पोर्ट था और उसमें ऐसे 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 करके पिन्स लगी होती हैं। आजकल तो यूएसबी वाले पोर्ट आ गए, लेकिन पहले इस तरह के लाइन प्रिंटर पोर्ट्स होते थे जिसे कि पैरेलल पोर्ट कहते हैं। पैरेलल पोर्ट मतलब जिसमें एक समय में डेटा जाता भी है और डेटा रिसीव भी होता है। और आपने इस तरह के पोर्ट देखे होंगे जिसमें कम पिन्स होती हैं, इसे हम सीरियल पोर्ट्स कहते हैं। मतलब इसमें वन वे कन्वर्सेशन होता है, इसमें टू वे कन्वर्सेशन होता है वीडियो पैरेलल पोर्ट में। सीरियल पोर्ट अक्सर पुराने वाले जो आपके वीडियो वीजे जो लाइन होती थी उसमें कनेक्ट हो जाते थे। तो पैरेलल पोर्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर है। पैरेलल पोर्ट जो होते हैं वो प्रिंटर पोर्ट्स होते हैं, उसी को हम लाइन प्रिंटर पोर्ट या लाइन प्रिंटर टर्मिनल भी कहते हैं। LPT1 LPT2 करके आपका आप जगह अगर आप उसमें जाएंगे डिवाइस मैनेजर में, तो जब आप दो तरह के पोर्ट आपको दिखेंगे, उसमें एक कॉम पोर्ट दिखेंगे और एक LPT पोर्ट दिखेंगे। कॉम मतलब कम्युनिकेशन पोर्ट, जो अलग अलग डिवाइसेस जो कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि आपके यूएसबीज और आपकी डिस्प्ले यूनिट और आपका जो बाकी पोर्ट्स होता है वो कॉम पोर्ट होता है। वैसे प्रिंटर के पोर्ट को हम LPT पोर्ट या लाइन प्रिंट टर्मिनल पोर्ट कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कह रहा है डैश वायरसेस आर एम्बेडेड इन अ सिस्टम्स मेमोरी सो इट कैन बी रीएक्टिवेटेड इफ द ओरिजिनल वायरस इज डिलीटेड। तो ये कह रहा है वो किस तरह, वो उस वायरस को हम क्या कहते हैं जो जिसका कि अगर ओरिजिनल वायरस डिलीट हो जाए तो वो अपने आप को फिर से दूसरे एक वायरस के साथ रीएक्टिवेट कर ले, मतलब जो उसमें पहले से पड़ा हो उस वायरस के साथ। तो उसे हम कहते हैं रेसिडेंट, मतलब कि जो घर कर लेता है अपने आप को, आवास कर लेता है अपना सिस्टम के अंदर। उस तरह के वायरस को हम रेसिडेंट वायरस कहते हैं, जो कि एक बार डिलीट हो जाए जिसका मेन वायरस, उसके बावजूद वो अपने जो दूसरे वायरसेस के पैचेस को स्टोर करके रखता है, वो फिर रीएक्टिवेट हो जाते हैं।
ऑप्शन सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। और रूल किट देखिए एक तरह का वायरस होता है जो आपके आपके सिस्टम का रूट एक्सेस किसी हैकर या किसी क्रैकर को दे देता है, जो कि आपके सिस्टम को वर्चुअली दूर से एक्सेस कर पाए। ऑप्शन नंबर सेकंड रेसिडेंट वायरस आपका इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट सेकेंडरी मेमोरी। मतलब सेकेंडरी मेमोरी के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी, ये एक बैकअप मेमोरी के तौर पे काम आता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके पास बहुत सारा स्टोरेज होता है जिससे कि आप इसमें चीज़ों की बैकअप बना के रख सकें। डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन इफ पावर इज स्विच्ड ऑफ। पावर अगर जैसे आप इसमें कंप्यूटर को बंद भी कर देते हैं, उसके बावजूद आपने जो चीज़ें सेव की हैं वो सेव पड़ी रहती हैं, तो ये भी सही है। यहाँ पे हम सेकेंडरी स्टोरी माने हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं। सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क को कहते हैं। इसके बाद लिखा है कंप्यूटर में रन विदाउट अ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के बिना भी कंप्यूटर स्टार्ट बेशक हो जाता है, तो ये भी करेक्ट है। जैसे आप कभी हार्ड डिस्क निकालेंगे तो भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो दिखाएगा, बाद में शो करेगा कि इसमें भी कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो फिर नहीं चलता, लेकिन स्टार्ट तो होता ही है। लास्ट में लिखा हुआ है इट इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी, तो देखिए ये गलत लिखा हुआ है। रैम जिसे कि आप मेन मेमोरी कहते हैं, उसकी जो मेमोरी होती है वो वॉलेटाइल होती है। मतलब जैसे ही कंप्यूटर बंद, रैम का सारा कंटेंट डिलीट हो जाता है। तो जब भी आप कंप्यूटर चला रहे होते हैं तो अलग अलग जो प्रोसेसेस खोलते हैं वो उसमें जाके उस टाइम के लिए स्टोर्ड होते हैं, जिससे कि आपका प्रोसेस तेजी से चल सके। रैम थोड़ा सा फास्टर स्टोरेज होता है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है डैश मेमोरी इज समटाइम्स यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग बाय मेकिंग करंट प्रोग्राम एंड डेटा अवेलेबल टू द सीपीयू एट अ रैपिड रेट। मतलब ये कह रहा है वो कौन सा मेमोरी होता है जो कई बार सीपीयू की प्रोसेसिंग को तेज करने के लिए उसको जो डेटा चाहिए वो अपने थ्रू तेजी से पहुंचाता है, तो उसे हम कहते हैं कैश मेमोरी। पिछले वाले क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि ये कैश मेमोरी जो है वो आपकी सीपीयू के साथ एसोसिएटेड होती है कि नहीं, तो जी हाँ, बिल्कुल होती है। तो कैश मेमोरी जो होती है वो करती क्या है, सीपीयू को डेटा तेजी से पहुंचाती है जिससे कि प्रोसेस की स्पीड को बढ़ाया जा सके, लेकिन ये स्टोरेज बहुत कम होता है, जनरली 8 MB के आसपास का होता है। तो इसलिए ये स्टोरेज तो इसमें कम होता है, लेकिन बहुत फास्ट स्टोरेज होता है, इसलिए आपका प्रोसेस तेजी से एग्जीक्यूट करता है। बैकअप मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी दोनों के लिए आप हार्ड डिस्क का एग्जाम्पल देंगे, और मेन मेमोरी जो होती है वो आपकी रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्विक एक्सेस टूल बार इन एमएस वर्ड 2010 इज आर इनकरेक्ट। तो जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है वर्ड 2010 में, उनमें से मतलब इसमें से कौन कौन सी चीज़ें उसके बारे में जो लिखी है वो गलत है। तो पढ़ते हैं द क्विक एक्सेस टूल बार हैज़ सेव अंडू एंड रीडू बटन बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम देख लेते हैं ये सच में होते हैं कि नहीं। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं ये एक क्विक एक्सेस टूल बार दिया हुआ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं इसमें आपको सेव मिलेगा, अंडू मिलेगा और अंडू भी मिल जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास सेव है, अंडू है और रीडू है। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। इसके अलावा देख सकते हैं आप इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर आप ये वाला पार्ट देखें तो देखिए यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं आप शो बिलो द रिबन्स, ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो आप चलिए वापस से उसे पढ़ के देखते हैं। तो हमने पहला ऑप्शन पढ़ा था कि यहाँ पे सेव अंडू और रीडू बटन होता है, बिल्कुल होता है। द क्विक एक्सेस टूल बार हैज कट, दिखा होगा आपने, अभी कट नहीं था वहाँ पे, तो इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। यू कैन प्लेस मोर बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, तो देख सकते थे आप वहाँ पे 3 पे टिक था, आप और पे टिक करते तो वो भी आ जाता, तो ये भी सही है। और उसके बाद लिखा हुआ है देयर इज नो ऑप्शन ऑन क्विक एक्सेस टूल बार फॉर शो बिलो द रिबन। देखिए ये शो बिलो द रिबन मैंने आपको दिखाया था, वो भी होता है, तो ये भी गलत हो गया। मतलब कि क्यू और एस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है डैश इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो देखिए सबसे पहले ऑब्वियस बात है, सबसे पहले सिंगल कोर आएगा, फिर डुअल कोर आएगा, फिर ट्रिपल कोर आएगा और उसके बाद क्वाड कोर आएगा। मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 कोर, यहाँ पे 3 कोर और यहाँ पे 4 कोर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके लिए तो कोई ज़्यादा ये गेस भी करेंगे तो आप सही हो जाएगा, पहले सिंगल कोर ही आया होगा। सिंगल कोर मतलब सीपीयू के अंदर कितने ज़्यादा मतलब कितने कोर्स अलग-अलग हैं जो कि अलग-अलग काम करते हैं। सिंगल कोर में एक ही कोर होगा, डबल कोर में 2 कोर होंगे, मतलब एक कोर प्रोसेस करने के लिए होगा, एक कोर मतलब परफॉर्मेंस होगा और एक रिलायबिलिटी। जैसे कि आपने आजकल फ़ोन्स में भी देखा होगा कि मतलब अलग-अलग कोर्स होते हैं, कुछ कोर्स होते हैं जो कि आपको बूस्टेड पावर देते हैं लेकिन बैटरी बहुत कंज्यूम करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो बैलेंस्ड कोर देते हैं, मतलब उसमें आपका ओवरऑल फ़ोन नॉर्मल चलेगा, ज़्यादा हीट नहीं करता है। तो उस तरह की अगर आपने फ़ोन की अनबॉक्सिंग वीडियो देखे होंगे तो उससे आप काफ़ी हद तक रिलेट कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अवेलेबल इन एमएस एक्सेल 365। मतलब मैथ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? तो एबीएस फंक्शन, जिसको कि आप कहते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन, इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसका करेक्ट आंसर है। लॉजिकल फंक्शन जो होते हैं वो आपके इफ एल्स एंड या और नॉट इन सब के लिए आता है। फाइनेंशियल फंक्शन में आपके जो फाइनेंस वाले सारे काम हो जाते हैं वो आ जाते हैं, और टेक्स्ट फंक्शन में आपको टेक्स्ट पे कुछ ऑपरेट करना हो उसके लिए होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांजिस्टर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज हुए थे। फर्स्ट जनरेशन में आपके पास पंच कार्ड यूज हुए थे। थर्ड जनरेशन में आपके पास इंटीग्रेटेड सर्किट यूज थे, और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर्स। उसके बाद भी सारे माइक्रो प्रोसेसर्स के ही कोर बढ़ते चले गए, जो अभी अभी हम इस पे पिछले क्वेश्चन में हम पढ़ रहे थे। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी प्रेस्ड टू क्रिएट अ न्यू ईमेल मैसेज इन जीमेल। तो आप कंपोज पे जाते हैं तो आप एक नया ईमेल कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड। सेटिंग्स में उसकी सेटिंग्स बदली जाती है। ड्राफ्ट में आपने जो लिखा हुआ है उसके अंदर, मतलब और लिखा है लेकिन आप अभी नहीं भेज रहे हैं, तो उसे ड्राफ्ट में चला जाता है। और आउटबाउंड जो है वो गेटवे से रिलेटेड है, मतलब मेल सर्विस से रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है ईच सेल इन अ वर्कशीट ऑफ एमएस एक्सेल 365 इज डिफाइंड बाय अ। हर सेल का एक एक रेफरेंस होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर। जैसे कि आप यहाँ पे ए में तीसरे नंबर के सेल पे आप सिलेक्टेड है, तो ये हो जाएगा A3, ये इसका रेफरेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है डैश इज अ टाइप ऑफ डेडिकेटेड फाइल स्टोरेज डिवाइस दैट प्रोवाइड्स लोकल एरिया नेटवर्क यूजर्स विद सेंट्रलाइज्ड कंसोलिडेटेड डिस्क स्टोरेज थ्रू अ स्टैंडर्ड ईथरनेट कनेक्शन। मतलब ये कह रहा है वो कौन सा नेटवर्क है जो कि एक लोकल एरिया पे होता है, मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है किसी लोकल एरिया नेटवर्क या ईथरनेट के जरिए। उसे हम कहते हैं नेटवर्क अटैच स्टोरेज। मतलब एक नेटवर्क के थ्रू एक स्टोरेज अटैच होना, जिससे कि जैसे मान लेते हैं कि सेंट्रल नेटवर्क है और इसके अंदर बहुत सारा स्टोरेज पड़ा हुआ है, बाकी ये जो सारे कंप्यूटर्स हैं ये सब लैन के थ्रू इससे कनेक्ट हो पा रहे हैं और इसका स्टोरेज यूज कर पा रहे हैं। उसी को हम कहते हैं नेटवर्क अटैच स्टोरेज। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका इसका करेक्ट आंसर है। एसएसडी वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क है एक तरह की, जिसने कि हार्ड डिस्क ड्राइव को रिप्लेस किया, मतलब उससे फास्ट होती है ये। यूएसबी हार्ड ड्राइव, मतलब यूएसबी की हार्ड ड्राइव होती है जो कि आजकल बैकअप के लिए इस्तेमाल की जाती है। यूएसबी स्टिक मतलब पेन ड्राइव्स हो गई, पीडीज या फ्लैश ड्राइव्स। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका इसमें करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो देख सकते हैं आप विंडोज एक्सप्लोरर के बारे में पूछा हुआ है, तो इसमें लिखा है द राइट विंडो ऑफ अ विंडोज एक्सप्लोरर इज कॉल्ड नेविगेशन पेन। तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। एक विंडो एक्सप्लोरर इस तरह का, जैसे ही आप कंप्यूटर खोलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे सी ड्राइव, यहाँ डी ड्राइव, इस तरह की ड्राइव आ जाती है और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं लेफ्ट साइड में। इसी को आप नेविगेशन पेन कहते हैं। ये जो होता है इसी को आप नेविगेशन पेन कहते हैं। और यहाँ पे कहा ये राइट साइड में होता है, जबकि ये लेफ्ट साइड में होता है। From the navigation pane, you can view your computer's files, folder structure and access file and folder. Navigation pane से आप कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट को खोल सकते हैं, मतलब कोई फोल्डर्स, कोई फाइल्स, कुछ भी खोल सकते हैं। In the navigation pane, there is a quick access area. यहाँ पे एक ऊपर में quick access area भी होता है। और उसके बाद लिखा है navigation pane is to enable easier navigation through Windows Explorer. Navigation pane का इस्तेमाल किस तरह होता है कि आप easier access मिल सके आपको Windows Explorer में चीज़ों को खोजने के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें इनकरेक्ट था। मैं आपको एक बार इसका एक इमेज भी दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये जो पूरा पार्ट है इसी को आप नेविगेशन पेन कहते हैं। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो फेवरेटिज है इसी को आप क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं क्विकली आप एक्सेस कर सकते हैं अपने रिसेंट फाइल्स, रिसेंट प्लेसेस, डाउनलोड्स और डेस्कटॉप को। फिर यहाँ पे आपके पास ये पूरा अलग अलग पूरा ट्री दिया हुआ है, जिससे कि आप डाउनलोड, डेस्कटॉप और बाकी सारी ड्राइव्स को एक्सेस कर सकते हैं। और ये आपके सिस्टम के लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में नहीं है। और वही चीज़ उसमें कहा था कि ये यहाँ पे है, तो इसीलिए ये गलत था। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है वंस डैश हैज इन्फेक्टेड अ सब्सटैंशियल नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स इट जनरेट्स रेवेन्यू आइदर बाय डिस्प्लेइंग एडवर्टाइजमेंट और यूजिंग पे पर क्लिक मैकेनिज्म टू चार्ज इट्स क्लाइंट्स अगेंस्ट द नंबर ऑफ क्लिक्स ऑन देयर डिस्प्लेड एड्स। देखिए ये एक तरह का एडवेयर होता है। ये करता क्या है, जब ये बहुत सारे सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद ये रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है, बार बार ऐड दिखा के या पे पर क्लिक। मतलब जैसे ही आप उस ऐड पे क्लिक करते हैं तो उस हिसाब से जो भी ऐड डिस्प्ले करवा रहा है उसको पैसे मिलते हैं।
तो ऑप्शन नंबर 4 एडवेयर आपका इसका करेक्ट आंसर है। वर्म्स उस वायरस को कहते हैं जो एक बार आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने के बाद रैपिडली इंक्रीज होते हैं और आपकी स्टोरेज भर देते हैं। वायरस होता है, इसका फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। और स्पाईवेयर जो होता है वो स्पाई के मतलब आपके कंप्यूटर पे क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है उसका स्पाई करने के लिए होता है। आपको कहीं पे आप जो भी आप काम कर रहे हो वो किसी और को उससे पता चलता रहता है। ऑप्शन 4 आपका इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट्स इज यूज्ड टू बुकमार्क द करंट वेब पेज ऑन द वेब ब्राउजर। तो बुकमार्क करने के लिए इनमें से कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल होता है? तो वो होता है कंट्रोल डी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 18 में कह रहा है डैश इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोकॉल कन्वर्टर। तो जो गेटवे होता है उसे हम प्रोटोकॉल कन्वर्टर कहते हैं क्योंकि वो दो डिससिमिलर, मान लेते हैं ये एक नेटवर्क सिस्टम है, ये अलग प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है, डिफरेंट प्रोटोकॉल, और एक यहाँ पे भी एक कंप्यूटर सिस्टम है और ये भी एक डिफरेंट प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है। तो इन दोनों को जो कनेक्ट करता है उसे हम कहते हैं गेटवे। अब देखिए गेटवे और ब्रिज में सिमिलैरिटी है। ब्रिज जो होता है वो दो सेम तरह के नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, गेटवे दो अलग तरह के नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। ब्रिज में क्या होता है, एक ही लैन में अलग अलग जो सिस्टम कनेक्ट है उन्हें जोड़ा जा सकता है, लेकिन गेटवे में दो अलग आर्किटेक्चर जो कि अलग अलग बेसिस पे इंटरनेट से कनेक्टेड है उन्हें जोड़ सकते हैं। इस तरह हब और स्विच ये दोनों भी एक डिवाइस होते हैं जिससे कि मल्टीपल सिस्टम्स को कनेक्ट किया जा सकता है। हब में नंबर ऑफ कनेक्शंस कम होते हैं, स्विच में ज़्यादा होते हैं। हब जो है आपके फिजिकल लेयर पे काम करता है और स्विच जो है वो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 था गेटवे, जिसे कि आप प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अलग अलग प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद ये दोनों को कन्वर्ट करके एक प्रोटोकॉल पे लाके आपस में इन दोनों नेटवर्क्स को जोड़ देता है। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है डैश आर रूल्स दैट एग्जिस्ट एट सेवरल लेवल्स इन अ टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन। मतलब ये वो रूल है जो अलग अलग लेवल्स पे काम करते हैं, उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल एक तरह के सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसपे कि कोई इंटरनेट पे दो कनेक्शंस होते हैं या कोई भी चीज कनेक्ट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिससे कंप्लाई करने के बाद ही वो दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर था। और आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है Which of the following font effect is not available in MS Word 2010 font dialog box? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में देखिए आपके पास सब सुपरस्क्रिप्ट होता है, मतलब ऐसे 2 to the power 2 लिखने को ये सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। स्मॉल कैप मतलब कैप्स लॉक या स्मॉल करना, मतलब जो अल्फाबेट है उन्हें स्मॉल में कन्वर्ट कर देना। डबल स्ट्राइक थ्रू मतलब कोई वर्ड लिखा हुआ है जैसे कि पेन, इसे डबल स्ट्राइक थ्रू कर देना। इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट जैसा कोई ऑप्शन उसमें अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो उम्मीद करता हूँ मैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी मैंने 2 तारीख का भी जो 2 तारीख का भी जो कंप्यूटर का पेपर हुआ था, 2 तारीख का भी जो मेंस का पेपर होता है उसके कंप्यूटर के पार्ट को सॉल्व कर दिया है। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आगे के वीडियो में हम जो बाकी और 2 शिफ्ट रह गए हैं CGL 2022 के मेंस के, उसके भी वीडियोस बना देंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अपने मित्र जिसके लिए ये पेपर हेल्पफुल हो सकता है उसके साथ शेयर कर सकते हैं। और इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।